कहानी की शुरुआत मेबल नाम की लड़की से होती है जो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। उसे जानवरों की काफी परवाह थी और वो चाहती थी कि सारे जानवर आजाद होकर खुशी से रहे। इसीलिए आज वो अपने स्कूल के सभी जानवरों को आजाद करने के लिए उन्हें अपने बैग में भर लेती है और वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन इतने भारी बैग के साथ जाते हुए उसे एक पियोन देख लेता है और उसे रुकने के लिए कहता है, मगर मेबल भागने लगती है। एग्जिट गेट पर टीचर मौजूद थे जिन्हें देखकर मेबल रुक जाती है। तभी पियोन भी वहाँ पहुँच जाता है और बताता है कि उसके बैग में कुछ है। टीचर प्यार से उसे बैग देने के लिए कहते हैं, लेकिन मेबल वहां से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ती है। तभी पीछे से टीचर उसका बैग पकड़ लेते हैं, जिससे बैग खुल जाता है और सारे जानवर बाहर निकल आते हैं। इसके बाद उसकी मॉम को स्कूल में बुलाया जाता है, जहाँ मेबल अब भी उसी टर्टल को देख रही होती है जो वापस अपने टैंक में पहुंच चुका था और वो वापस काफी उदास हो गया था। घर जाते समय उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है। इसके बाद वह मेबल को उसकी नानी के घर छोड़ देती है। नानी देखती है कि मेबल वहाँ नहीं है, वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई थी। नानी कहती है, आओ मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ। नानी के जाते ही मेबल भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। वे दोनों एक बड़े से पत्थर के पास पहुँचते हैं जहाँ नानी बैठ जाती है। मेबल के आते ही वह कहती है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब नहीं आता और इसकी वजह यह है। इतना कहकर वह अपने हाथ से सामने बने एक छोटे से पॉन्ड की तरफ इशारा करती है। मेबल को कुछ समझ नहीं आता। तब नानी कहती है, तुम्हें बस अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। मेबल उनकी बात मानकर सामने देखने लगती है। तभी उसे पानी में मछलियां दिखाई देती है। किनारे पर एक बीवर दिखाई देता है। पास में हिरण घूम रहे होते हैं और पेड़ों पर कई बर्ड्स बैठे हुए होते हैं। यह सब देखकर मेबल एकदम खुश हो जाती है। उसे एक अलग ही सुकून महसूस होता है और उसका सारा गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। इसके बाद वह अपनी नानी को गले लगाकर पूछती है, क्या मैं रोज यहाँ आ सकती हूँ? नानी मुस्कुराते हुए हाँ कहती है और जवाब देती है, यह हमारी स्पेशल जगह है। जब भी तुम्हें कुछ अजीब लगे या तुम उदास हो तो यहाँ जाना। इसके बाद समय आगे बढ़ता है। नानी और मेबल मिलकर पॉन्ड के जानवरों का ख्याल रखते हैं। वे वहाँ सफाई करते हैं, नए पौधे लगाते हैं और उस जगह को खूबसूरत बनाए रखते हैं। मेबल को वह जगह बहुत पसंद थी और धीरे धीरे वह बड़ी हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ कभी वह खूबसूरत पॉन्ड हुआ करता था, अब वहाँ एक हाईवे बनाया जा रहा था। पॉन्ड के लगभग सभी जानवर वहाँ से जा चुके थे और अब उसकी नानी भी इस दुनिया में नहीं थी। मेबल तैयार होकर अपना स्केटबोर्ड लेकर घर से निकलती है। उधर पॉन्ड पर बीवर द्वारा बनाए गए एक पुराने ब्रिज को डायनामाइट से उड़ाने की तैयारी चल रही होती है। सभी लोग तैयार थे और बस ब्लास्ट होने ही वाला था, लेकिन तभी मेबल दौड़कर उस ब्रिज पर जाकर खड़ी हो जाती है और सबको रुकने के लिए कहती है। तभी वहाँ मौजूद मजदूरों के पीछे से मेयर जेरी सामने आता है। उसे देखते ही मेबल गुस्से में चिल्लाने लगती है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। वहाँ काम कर रहे कुछ वर्कर्स अपने घर फोन करके बताते हैं कि आज फिर उन्हें देर हो जाएगी, जिससे पता चलता है कि मेबल और जेरी के बीच ऐसी बहस अक्सर होती रहती है। मेबल उन्हें समझाती है, यह जानवरों का घर है, हमें उनके लिए भी जगह छोड़नी चाहिए। लेकिन मेयर जेरी जवाब देता है, हमें यह काम करने की परमिशन मिली है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो पूरे टाउन के 100 लोगों के साइन लेकर आओ। इसके बाद जेरी पुलिस बुलाकर मेबल को वहां से हटवा देता है और ब्रिज को उड़ा दिया जाता है। अब मेबल घर घर जाकर लोगों से साइन लेने की कोशिश करती है। कुछ लोग उसकी बात सुन लेते हैं तो कुछ उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देते हैं। पूरे टाउन में लगभग हर इंसान उसे मना कर देता है। तभी वह एक बूढ़ा आदमी के घर पहुंचती है। वह उसकी बात ध्यान से सुनता है। मेबल उसके घर के कई कामों में मदद भी करती है, लेकिन जब जाने से पहले वह उससे साइन करने के लिए कहती है, तब वह बूढ़ा आदमी अपनी सुनने की मशीन लगाता है। यह देखकर मेबल को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह उसकी बात पहले सुनी नहीं पाया था। इसीलिए बिना साइन लिए ही वहाँ से लौट आती है। घर पहुंचकर वह टीवी पर मेयर जेरी की न्यूज देखती है। अगले दिन वह डॉक्टर सैम के पास पहुंचती है। डॉक्टर सैम की क्लास चल रही होती है, लेकिन मेबल बीच में जाकर उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। इसके बाद डॉक्टर सैम उसे अपने ऑफिस में ले जाती है और समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। वहाँ अब कोई जानवर नहीं बचा है, सब जा चुके हैं। लेकिन मेबल को उनकी बात समझ नहीं आती। तब डॉक्टर सैम उसे समझाती है, हम जानते हैं कि उस जगह से तुम्हारी नानी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, लेकिन अब तुम उस पॉन्ड को सीधे तौर पर नहीं बचा सकते।
सकती। हाँ, अगर तुम एक बीवर ढूंढकर वहाँ ले आओ तो शायद हम उसे बचा सकते हैं, क्योंकि बीवर बांध बनाकर पानी को रोक सकते हैं, और अगर पानी वापस आ गया तो बाकी जानवर भी लौट आएंगे। यह सुनकर मेबल बहुत खुश हो जाती है और तुरंत पौंड को बचाने के मिशन पर निकल पड़ती है। वहाँ पहुंचकर वह बहुत सारे फ्रूट्स रखती है और नेचर साउंड्स चलाकर खुद छिप जाती है। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और वहाँ कोई बीवर नहीं आता। तभी उसे अपना बचपन याद आता है, जब कॉलेज जाने से पहले वह छुट्टियों में अपनी नानी से मिलने आया करती थी। वे दोनों पौंड के पास बैठे हुए थे। मेबल को अपनी नानी को उस हालत में देखना अच्छा नहीं लगता था। तब उसकी नानी अपनी जैकेट उसे उड़ा देती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन मेबल अभी भी पौंड के पास बैठी हुई थी। तभी वहाँ एक बीवर आता है। वह फ्रूट्स को देखता है लेकिन उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगता है। मेबल तुरंत उसके पीछे भागती है। कुछ दूर जाकर वह बीवर सड़क के पास रुक जाता है। तभी एक वैन वहाँ आती है और उस बीवर को उठाकर अपने साथ ले जाती है। यह देखकर मेबल बिना कुछ सोचे समझे उस वैन के पीछे भाग पड़ती है। वह वैन एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर रुकती है। मेबल हैरान रह जाती है जब वह देखती है कि बीवर खुद ही वैन से उतरकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर दरवाजा खोल लेता है। यह सब देखकर मेबल पूरी तरह शॉक हो जाती है। अंदर पहुंचते ही वह बीवर एक मशीन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वह अचानक बेहोश हो जाता है और उसके शरीर से एक रोशनी निकलकर पास बैठी डॉक्टर सेम के अंदर चली जाती है। कुछ ही सेकंड बाद डॉक्टर सेम होश में आती है और कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा था। इसके बाद डॉक्टर सेम अपने असिस्टेंट से कहती है, इस सारे डेटा को सुरक्षित रखो, अगर यह किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तभी पीछे छिपी हुई मेबल बीवर को उठा लेती है। डॉक्टर सेम उसे रोकते हुए कहती है कि बीवर वापस रख दो, लेकिन मेबल मना कर देती है और उनसे सब कुछ सच सच बताने को कहती है। तब डॉक्टर सेम उसे शुरू से पूरी बात बताती है। हम कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसे होपर्स कहते हैं। होपर्स की मदद से हम अपनी कॉन्शियसनेस को रोबोटिक जानवरों के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। शुरुआत में यह प्रयोग सफल नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हमने बिल्कुल असली जानवरों जैसे रोबोटिक जानवर बनाए। अब हम उनकी मदद से जानवरों के बीच जाकर उनकी जिंदगी और समस्याओं को समझते हैं। यह सुनकर मेबल उत्साहित हो जाती है और कहती है, तो इसका मतलब हम पौंड को बचा सकते हैं। मैं इस बीवर की मदद से और भी बीवर ढूंढकर पौंड के पास ले आऊंगी, जिससे वह जगह फिर से जीवित हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर सेम उसे ऐसा करने से मना कर देती है, मगर मेबल किसी की बात नहीं सुनती। वह बीवर को मशीन पर रख देती है और खुद चेयर पर बैठकर अपने सिर पर हेलमेट पहन लेती है। अगले पल उसकी कॉन्शियसनेस बीवर के शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। बीवर बनते ही मेबल उत्साह में इधर उधर भागने लगती है। उसकी वजह से पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है और कई चीजें टूट फूट जाती है। इसके बाद वह वहां से भागकर सीधे जंगल में पहुंच जाती है। बीवर के कान के पास एक छोटा सा कम्युनिकेशन बटन लगा हुआ था, जिससे डॉक्टर सेम लगातार उसे वापस आने के लिए कह रही थी, लेकिन मेबल वह बटन बंद कर देती है। मेबल ने पहले भी अपनी आंखों से पौंड की खूबसूरती देखी थी, लेकिन एक जानवर की नजर से दुनिया को देखना उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। वह बेहद खुश थी। जंगल में घूमते हुए उसके साथ कई अजीब घटनाएं होती है, लेकिन वह किसी बात की परवाह किए बिना बीवर की तलाश में लगी रहती है। वह कई जानवरों से बीवर के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ भी ज्यादातर जानवर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देते हैं और कोई मदद नहीं करता। आखिरकार एक स्पाइडर उसे एक जगह का पता बता देता है। वहां पहुंचने पर मेबल देखती है कि एक पौंड के बीचों बीच एक बीवर बैठा हुआ है। उसे देखकर मेबल खुशी से भर जाती है। वह उसे पूरी कहानी बताती है और अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन उस बीवर जिसका नाम लोफ था उसे साफ मना कर देता है और वहां से चला जाता है। मेबल भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी अचानक एक विशाल भालू आ जाता है और लोफ पर हमला कर देता है। मेबल उसकी जान बचाने के लिए बीच में कूद पड़ती है, लेकिन ऐसा करते ही बाकी जानवर उसके खिलाफ हो जाते हैं। वे कहते हैं कि तुमने पौंड के नियम तोड़ दिए हैं, अब तुम्हें किंग जॉर्ज के सामने पेश होना होगा। इसके बाद सभी जानवर मिलकर उसे किंग जॉर्ज के पास ले जाने लगते हैं। खुद को मुसीबत में देखकर मेबल फिर से कम्युनिकेशन बटन चालू करती है। डॉक्टर सेम उसकी लोकेशन ट्रैक करती है, लेकिन वह जगह उनके लिए भी पूरी तरह नहीं थी। उन्हें तो यह तक पता नहीं था कि उनके शहर के पास वाले जंगल में इतने सारे जानवर रहते हैं। कुछ देर बाद वे सभी किंग जॉर्ज के सामने पहुंच जाते हैं। किंग जॉर्ज को देखते ही सभी जानवर झुककर उनका सम्मान करते हैं। डॉक्टर सेम और उनकी टीम यह देखकर हैरान रह जाती है कि किंग जॉर्ज के सिर पर एक छोटा सा ताज रखा हुआ था। किंग जॉर्ज आते ही सभी जानवरों को वर्कआउट करने का आदेश देते हैं। इसके बाद वह म्यूजिक चलाकर सबके साथ डांस करने लगते हैं। किंग जॉर्ज जब भालू के मुंह में मेबल को देखते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं। तब मेबल अपना नाम बताती है
है। लोफ आगे बढ़कर कहता है इसने पॉन्ड के नियम तोड़े हैं, लेकिन मेबल जवाब देती है क्या किसी की जान बचाने से ज्यादा जरूरी कोई नियम हो सकता है। उसकी बात सुनकर किंग जॉर्ज प्रभावित हो जाते हैं। वे उसी समय दिन की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देते हैं और मेबल को जंगल घुमाने ले जाते हैं। घूमते हुए किंग जॉर्ज उसे जंगल के नियम बताते हैं। पहला नियम, सभी से पहचान बनाओ। इसके बाद वह जंगल के लगभग हर जानवर का परिचय मेबल से करवाते हैं। दूसरा नियम, यहाँ हर जीव प्रकृति के चक्र का हिस्सा है। तीसरा नियम, यहाँ सभी एक साथ रहते हैं, बड़े हो या छोटे, सभी को साथ रहने का अधिकार है। जगह कम होने के बावजूद किंग जॉर्ज हर नए जानवर का स्वागत करते हैं। यह देखकर मेबल कहती है यह सही नहीं है, ऐसे तो कोई भी किसी को भी खा जाएगा। इस पर किंग जॉर्ज जवाब देते हैं इंसान, जानवर, मछलियाँ और पेड़ पौधे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही प्रकृति का नियम है। लेकिन मेबल उनकी बात से सहमत नहीं होती। वह कहती है ऐसा नहीं है, इंसान जानवरों के घर तोड़कर अपने घर बना रहे हैं और इसी वजह से उनकी दुनिया बर्बाद हो रही है। इसके बाद मेबल किंग से कहती है क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। किंग जॉर्ज मुस्कुराते हुए कहते हैं देखो तुम मुझसे बहुत छोटी हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर मेबल तुरंत मना करती है और कहती है मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। फिर वह उन्हें शहर के पास वाले पॉन्ड के बारे में बताती है और कहती है कि अगर कोई बीवर वहां जाकर बांध बना दे तो शायद वह पॉन्ड फिर से पहले जैसा हो सकता है। लेकिन किंग जॉर्ज तुरंत मना कर देते हैं, हम में से कोई भी वहां नहीं जाएगा। उस जगह से बहुत अजीब अजीब आवाजें आती है और उसी वजह से सारे जानवर वहां से भाग गए थे। सारे जानवर एक एक करके वहां आते हैं और अपने अपने तरीके से उस आवाज को निकालकर अपने दर्द को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी आज तक यह समझ नहीं पाया कि आखिर समस्या क्या है। इसीलिए वो खुद उसे वहां लेकर जाने लगते हैं। वहां पहुंचते ही तेज फ्रिक्वेंसी से सभी जानवर अपने कान बंद कर लेते हैं, जबकि मेबल को कोई आवाज सुनाई नहीं देती। तभी उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो सिर्फ जानवरों को परेशान कर रहा है। मेबल आसपास ध्यान से देखने लगती है, तभी उसे एक नकली पेड़ दिखाई देता है जिस पर हाई फ्रिक्वेंसी स्पीकर लगे हुए थे। वह उस पर चढ़ जाती है और उसे तोड़ने लगती है। इसी दौरान डॉक्टर सेम का एक असिस्टेंट वहां पहुंचता है जिसका नाम कॉनर था और वह होपिंग की मदद से एक बगुले के अंदर था। वह मेबल से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन मेबल उसकी बात अनसुनी कर देती है। जैसे ही वह नकली पेड़ गिरता है वह अजीब आवाज भी बंद हो जाती है। यह देखकर सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। वे मेबल के सम्मान में एक पार्टी रखने का फैसला करते हैं। उनकी दुनिया में पार्टी का मतलब होता है कि किसी जगह को फिर से जिंदा करना। इसीलिए सभी जानवर मिलकर पॉन्ड को दोबारा संवारने लगते हैं। कोई पौधे लगाता है, कोई पत्थर सजाता है और कोई पानी का बहाव ठीक करता है। कुछ ही देर में वह पॉन्ड पहले की तरह खूबसूरत दिखाई देने लगता है। यह देखकर मेबल को अपनी नानी की बहुत याद आती है, लेकिन साथ ही उसे एक गहरा सुकून भी महसूस होता है। अब सभी जानवर वापस लौट आए थे और अपनी पुरानी दुनिया में खुश थे। इसके बाद किंग जॉर्ज मेबल को अपने साथ पानी में ले जाते हैं और उसे तैरना सिखाने लगते हैं। बातें करते करते वे दोनों दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहां किंग जॉर्ज अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे परिवार ने मुझे बाहर निकाल दिया था। उन्हें लगा था कि मैं अकेला रहकर मर जाऊंगा, लेकिन उस समय यहाँ कोई राजा नहीं था, इसीलिए सभी ने मुझे बुला लिया और मैं यहाँ आ गया। फिर वह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे हर चीज में अच्छाई देखना पसंद है। यह सुनकर मेबल जवाब देती है, लेकिन इंसान अच्छे नहीं होते, इंसान बहुत बुरे होते हैं। किंग जॉर्ज उसकी बात सुनकर हंसते हैं और उसकी तारीफ करते हुए उसे अपना सलाहकार बनने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन मेबल मना कर देती है। वह उसे यह बताने वाली होती है कि वह असली बीवर नहीं बल्कि एक इंसान है। तभी अचानक दूर एक जोरदार धमाका होता है। लोफ दौड़ता हुआ वहां आता है और बताता है कि पॉन्ड फिर से तबाह कर दिया गया है। साथ ही वहां बहुत सारे आवाज पैदा करने वाले नकली पेड़ भी लगा दिए गए हैं। यह सुनकर मेबल समझ जाती है कि यह सब मेयर जेरी की करतूत है। वह तुरंत सभी जानवरों से कहती है अब हमें इंसानों के खिलाफ खड़ा होना होगा, इसीलिए सभी को यहाँ बुलाओ। तभी किंग जॉर्ज उससे पूछते हैं क्या तुम मेरी सलाहकार बनोगी। इस बार मेबल हाँ कह देती है। इसके बाद किंग जॉर्ज काउंसिल को बुलाने का आदेश देते हैं। कुछ ही देर में वहाँ अलग अलग इलाकों के राजा और रानियां पहुँचने लगते हैं। डक क्वीन आती है, मछलियों की तरफ से गोल्डन फिश आती है, फ्रॉग किंग पहुँचते हैं, स्नेक किंग आते हैं और बटरफ्लाई क्वीन भी अपने छोटे बेटे के साथ वहाँ पहुँचती है। यह सब देखकर मेबल बहुत खुश हो जाती है। उसने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जंगल की दुनिया में इस तरह की एक पूरी सभ्यता मौजूद है। सभा शुरू होती है,
बटरफ्लाई क्वीन मेबल को अपनी बात रखने के लिए कहती है। तब मेबल सभी को बताती है कि किस तरह इंसान नकली पेड़ों और धमाकों की मदद से जानवरों को उनके घरों से भगा रहे हैं। वह पूरे जोश के साथ अपनी बात रखती है। उसकी बात सुनकर सभा में मौजूद लगभग सभी किंग इंसानों के खिलाफ हो जाते हैं और वे इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन यह देखकर किंग जॉर्ज घबरा जाते हैं। वह मेबल को रोकते हुए कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो वे इंसानों के राजा को मार डालेंगे। तभी मेबल को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक हुई अफरा तफरी में बटरफ्लाई क्वीन की मौत हो जाती है। उनकी मौत होते ही पूरी सभा भड़क उठती है। अब सभी किंग जॉर्ज और मेबल को दोषी मानने लगते हैं और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। इस दौरान डॉक्टर सैम के भेजे हुए जानवर भी उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग दौड़ में उनमें से एक की रोबोटिक बॉडी टूट जाती है। उधर लैब में मेबल की हालत भी लगातार खराब होती जा रही थी। वहीं सभा में अब सारा कंट्रोल बटरफ्लाई क्वीन के बेटे के हाथ में आ चुका था। वह सभी को कुछ समय इंतजार करने के लिए कहता है और खुद अपने कोकुन में चला जाता है। इधर मेबल और किंग जॉर्ज एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। मेबल दुखी होकर कहती है हमें कुछ करना होगा। इस पर किंग जॉर्ज जवाब देते हैं तुम्हारी बातों की वजह से सब कुछ बिगड़ गया है। इंसानों के राजा की जान खतरे में है। बटरफ्लाई क्वीन मर चुकी है और मुझे अपने घर से भागना पड़ रहा है। मुझे पता है कि तुम्हें पौंड की चिंता है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेबल उदास होकर कहती है कि मैं अब हार नहीं मान सकती। मैं अपनी पसंदीदा चीजों को बचाते बचाते थक चुकी हूँ। किंग जॉर्ज उसकी बात सुनते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। फिर वह कहते हैं कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और हम इंसानों के राजा को भी बचाएंगे। तभी पास की झाड़ियों से भालू, लोफ और वह मजेदार लिजर्ड बाहर आते हैं। सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वे तय करते हैं कि सबसे पहले इंसानों के राजा यानी मेयर जेरी को बचाया जाएगा। इसके बाद उसे समझाया जाएगा कि वह नया ब्रिज बनाना बंद कर दे। अगर वह मान गया तो जानवरों की सभा भी उस पर हमला नहीं करेगी। सभी इस योजना से सहमत हो जाते हैं। उधर मेयर जेरी अपनी आज की रैली के लिए तैयार होकर कार में बैठ चुका होता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी कार में पहले से ही मेबल, लोफ और किंग जॉर्ज छिपे हुए हैं। इसी दौरान हम मेयर के घर के बाहर कुछ कौवों को देखते हैं जो उसकी जासूसी कर रहे थे। लोफ चुपके से मेयर का फोन निकालता है और उसके चेहरे के सामने लाकर उसे अनलॉक कर देता है। इसके बाद वह फोन मेबल को दे देता है। मेबल फोन में टाइप करते हुए एक मैसेज लिखती है तुम्हारी जान खतरे में है। अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो हमारी बात मानो और पौंड के बाहर चलो। मेयर जेरी उस मैसेज को पढ़कर घबरा जाता है और तुरंत अपनी कार वहां से निकाल लेता है। उधर कार के अंदर किंग जॉर्ज, लोफ और बाकी जानवर फोन में मौजूद इमोजी देखकर हैरान हो रहे थे और उनसे खेलने लगते हैं। वह कार की सनरूफ खोल देता है और उन्हें बाहर गिराने की कोशिश करता है। मेबल किसी तरह खुद को संभाल लेती है, लेकिन किंग जॉर्ज, लोफ और लिजर्ड कार से बाहर गिर जाते हैं। तभी उनकी दोस्त भालू वहां पहुंच जाती है और उन्हें सुरक्षित पकड़ लेती है। उसी समय डॉक्टर सेम भी अपने साथी जानवरों के साथ वहां पहुंच जाती है और मेबल को वापस आने के लिए कहती है, लेकिन तभी समुद्र की तरफ से कई सीगल उड़ते हुए वहां आते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर एक विशाल शार्क को उड़ाकर ले आते हैं। शार्क आते ही जेरी के पीछे पड़ जाती है। अब तक जेरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर सेम लगातार मेबल से वापस आने के लिए कहती रहती है। तभी मेबल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो डॉक्टर सेम के ईयरफोन निकालकर जेरी के कानों में लगा देती है और कहती है कि मैं मेबल हूँ। अब जेरी पहली बार जानवरों की आवाजें सुन पाता है। यह सब उसे किसी सपने जैसा लग रहा था। घबराकर वह कार का कंट्रोल छोड़ देता है। उसी दौरान वह शार्क कार की छत पर पहुंच जाती है। जेरी के हाथ छोड़ते ही मेबल कार को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कार पुल से नीचे खाई में गिर जाती है। वहीं शार्क भी वापस नदी में जा गिरती है। नीचे पहुंचने के बाद मेबल जेरी को समझाती है कोई आवाज मत करना वरना शार्क तुम्हारे ऊपर हमला कर देगी। लेकिन जेरी तो खुश होकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा ताकि ये सब मेरी जान छोड़ दें। मेबल तुरंत कहती है पौंड को जानवरों को वापस लौटा दो, लेकिन जेरी फिर से मना कर देता है। मेबल गुस्से में कहती है तुमने कानून तोड़ा है, तुमने जानवरों को उनके घरों से भगाया है। इस पर जेरी जवाब देता है लेकिन तुम यह साबित नहीं कर सकती। यह सुनकर मेबल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह आसपास उड़ रहे कौवों को आवाज देकर वहां बुलाने लगती है। लगता है कि जेरी अब
मान ही जाएगा। लेकिन तभी डॉक्टर सेम वहां पहुंच जाती है और मेबल को अपने साथ वापस ले जाती है। किंग जॉर्ज भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जैसे ही मेबल को मशीन पर रखा जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस वापस उसके असली शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। उधर किंग जॉर्ज बीवर वाली रोबोटिक बॉडी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूरी तरह शट डाउन हो चुकी थी। मेबल को अभी भी सब कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था। वह उठकर किंग जॉर्ज के पास जाती है, लेकिन उसे इंसानी रूप में देखकर किंग जॉर्ज डर जाता है और कार से बाहर भाग जाता है। उसी समय सांपों का एक झुंड वहां पहुंचता है और सबको अपने साथ लेकर गायब हो जाता है। कुछ देर बाद मेबल की आंख खुलती है। वह देखती है कि जेरी बिना कपड़ों के एक कुर्सी से बंधा हुआ है। जेरी उसे धीरे बोलने के लिए कहता है। तभी डॉक्टर सेम वहां आती है, जिनकी पीठ पर एक फ्रॉग और एक सांप बैठा हुआ था। डॉक्टर सेम मेबल से कुछ कहने ही वाली थी कि वह सांप उन्हें काटने के लिए आगे बढ़ता है। डर कर वे पीछे हट जाती है। तभी सामने एक बड़ा कोकून दिखाई देता है। उसमें से बटरफ्लाई क्वीन का बेटा बाहर निकलता है और सीधे होपिंग मशीन की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही पल बाद उसकी कॉन्शियसनेस भी ट्रांसफर हो जाती है और जिस इंसान के शरीर में वह पहुंचता है वह कोई और नहीं बल्कि मेयर जेरी की रोबोटिक बॉडी होती है। यह देखकर मेबल हैरान रह जाती है और डॉक्टर सेम से कहती है कि आपने क्या कर दिया। तब डॉक्टर सेम बताती है, जानवरों की सभा को हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल गया था और उन्होंने इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे पहले जेरी अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था, अब इंसेक्ट किंग बोलता है, तुम इंसानों ने हमसे झूठ बोला, हमारे घर छीने, इसलिए अब हम तुम्हें कुचल देंगे। फिर वह अपना पूरा प्लान बताता है। अगर उन स्पीकर ट्रीज को पूरी ताकत से चालू कर दिया जाए तो वे इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं और मैं तुम्हारी रैली में जाकर एक साथ सभी इंसानों को खत्म कर दूंगा। मेबल उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। किंग जॉर्ज भी उसके साथ चला जाता है। इधर मेबल और जेरी अब भी बंधे हुए थे। मेबल रोते हुए कहती है, मैंने बीवर का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह मेरा दोस्त बन गया था। तभी उसे अपनी नानी की बातें याद आने लगती है। वह जेरी से कहती है कि हम सब प्रकृति का हिस्सा है, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखना होगा। इसके बाद मेबल जेरी को होपिंग मशीन में अपना सिर रखने के लिए कहती है। कुछ ही देर में जेरी की कॉन्शियसनेस भी ट्रांसफर हो जाती है। मेबल उसे एयरपोर्ट से पहनाकर कहती है, हमें इंसेक्ट किंग से बात करनी होगी। जेरी उसकी बात मान जाता है, लेकिन साथ ही कहता है कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे ब्रिज का काम रुकने वाला नहीं है। इस पर मेबल जवाब देती है, फिर भी मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करती रहूंगी। उधर इंसेक्ट किंग जेरी के शरीर में रहते हुए रैली में पहुंच चुका था। वह मंच पर खड़े होकर अजीब अजीब बातें करने लगता है। फिर वह लोगों से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी कीड़े को कुचला है। कुछ लोग हंसते हुए हाँ कह देते हैं। उसी समय वो स्पीकर ट्रीज पूरी ताकत से एक्टिवेट करने लगता है। तभी मेबल वहां पहुंच जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्ही ने मुझे सिखाया था कि पहले पहचान बनाओ, एक दूसरे को समझो, यही पॉन्ड का सबसे बड़ा नियम है। उधर एक कार में डॉक्टर सेम की टीम बंधी हुई थी, जबकि बीवर, डक और सांप उनकी बातें सुन रहे थे। इसी दौरान बीवर बने असली जेरी भी वहां पहुंच जाते हैं। मेबल भावुक होकर इंसेक्ट किंग से उसकी माँ की मौत के लिए माफी मांगती है। उधर असली जेरी की माँ और बाकी इंसान यह सब देखकर हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। मेबल आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि हम सब साथ रह सकते हैं, लेकिन इंसेक्ट किंग उसकी बात मानने का नाटक करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। उधर जेरी जो बीवर के शरीर में था कार तक पहुंच जाता है और डॉक्टर सेम की टीम को आजाद कर देता है। तभी मेबल अपना प्लान भी शुरू करने का इशारा करती है। सभी मिलकर इंसेक्ट किंग को पकड़ लेते हैं और उसे दोबारा होपिंग मशीन के सामने खड़ा कर देते हैं, जिससे वह वापस अपने बटरफ्लाई वाले शरीर में लौट सके। बटरफ्लाई बनने के बाद वह फिर से होपिंग मशीन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन किंग जॉर्ज उसे रोक लेते हैं और अपनी सेना को उसे पकड़ने का आदेश देते हैं। उधर मेबल रोबोटिक जेरी के हाथ से उसका फोन छीनने की कोशिश कर रही होती है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और इसी दौरान फोन उछलकर एक पेड़ पर जा गिरता है। इंसेक्ट किंग फोन लेने के लिए दौड़ पड़ता है। अब तक सभी इंसानों को समझ आ चुका था कि मंच पर मौजूद यह असली जेरी नहीं है। उसी समय बीवर बने असली जेरी भी उसे रोकने पहुंच जाते हैं, लेकिन एक जोरदार टक्कर के बाद वह एक चट्टान से जा टकराते हैं। वहां एक छोटा विस्फोट होता है और उसकी कॉन्शियसनेस वापस उसके असली शरीर में लौट आती है। मेबल इंसेक्ट किंग को रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। गुस्से में इंसेक्ट किंग चिल्लाता है, अब मैं सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि सभी जानवरों को भी खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी वह एक पेड़ से टकरा जाता है और उसकी रोबोटिक बॉडी फट जाती है। विस्फोट की वजह से जंगल में धीरे धीरे आग फैलने लगती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। उधर किंग जॉर्ज मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जानवर उन्हें रोकते हुए कहते हैं, बाहर मत जाइए, यह बहुत खतरनाक
के। लेकिन जॉर्ज जवाब देते हैं अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। तभी इंसेक्ट किंग वहाँ फिर दिखाई देता है और अब भी सबको मारने की धमकी दे रहा होता है। उसकी बातें सुनकर फॉग किंग तंग आ जाते हैं और उसे निकल जाते हैं। इधर आग बुझाने की कोशिश में मेबल की नानी की जैकेट भी जल जाती है। मेबल के लिए यह दिन पहले से ही बहुत मुश्किल था और अब वह और भी भावुक हो जाती है। तभी किंग जॉर्ज उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अचानक उनके ऊपर एक बड़ा पेड़ गिर जाता है और चारों तरफ से रास्ते बंद होने लगते हैं। उसी समय बालू वहां पहुंचती है और मेबल को सुरक्षित जंगल के अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ जेरी फायर ब्रेक बनाकर आग को नियंत्रित करने में लोगों की मदद कर रहा होता है। इसी बीच मेबल और किंग जॉर्ज को एक शानदार आइडिया आता है। वे समझ जाते हैं कि अगर बीवर डैम का पानी छोड़ दिया जाए तो आग बुझाई जा सकती है। किंग जॉर्ज तुरंत अपने सभी बीवर साथियों को बुलाते हैं। कुछ ही देर में ढेर सारे जानवर वहां पहुंच जाते हैं और मिलकर डैम खोलने की कोशिश करने लगते हैं। उधर इंसान भी अपनी तरफ से आग बुझाने में लगे हुए थे। तभी जानवरों की सभा के सभी राजा और रानियां भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां पहुंच जाते हैं। यह सीन काफी शानदार और इमोशनल होता है, जहां पहली बार इंसान और जानवर एक ही लक्ष्य के लिए साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। तभी एक विशाल शार्क आकर डैम को तोड़ देती है। डैम टूटते ही पानी का तेज बहाव सीधे जंगल की आग पर गिरता है और कुछ ही देर में पूरी आग बुझ जाती है। इस तरह शहर और जंगल दोनों बच जाते हैं। इसके बाद मेबल और किंग जॉर्ज उसी पॉन्ड के पास खड़े होते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि जेरी अब उस इलाके की सफाई करवाने और उसे दोबारा बसाने का काम शुरू कर चुका है। यह देखकर मेबल बहुत खुश हो जाती है। किंग जॉर्ज भी मुस्कुराते हुए उसे वह नजारा देखने के लिए कहते हैं। अब कई बीवर वापस आ चुके थे और पॉन्ड के आसपास अपने नए घर बना रहे थे। मेबल जेरी की मदद करने पहुंचती है और उससे उसके ब्रिज प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है। इस पर जेरी मुस्कुराकर कहता है देखते हैं, क्योंकि अब हम सब साथ हैं। इसके बाद समय आगे बढ़ता है। मेबल का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है। वह दौड़ते हुए डॉक्टर सैम के पास पहुंचती है, जो अब एक नए मिशन के लिए वहां से जाने वाली थी। डॉक्टर सैम उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव देती है और कहती है मेरे पास अभी बहुत सारे नए आइडियाज हैं। मेबल खुशी खुशी तैयार हो जाती है। तब डॉक्टर सैम उसे अपनी टीम में स्वागत करते हुए शामिल कर लेती है। अंत में मेबल एक बार फिर अपनी नानी वाले पुराने पॉन्ड पर पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात किंग जॉर्ज से होती है, जो ठीक उसी जगह बैठा होता है जहां कभी उसकी नानी बैठा करती थी। जॉर्ज उसका फोन निकाल लेता है और इमोजी के जरिए उससे बात करने लगता है। दोनों दोस्त पॉन्ड को निहारने लगते हैं।